हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लासेस के अंदर। आज अपन एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का, जिसका नाम है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। हम ये जानेंगे कि पुनर्योगज डीएनए होता क्या है, इस पुनर्योगज डीएनए को बनाया कैसे जाता है, बनाने के बाद में इसका क्या उपयोग किया जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के इस एक पहले चैप्टर के अंदर अपने को ये देखना होता है कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, और इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसमें जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, उसमें हमको ये देखना होता है कि जो पुनर्योगज डीएनए हमने बना के तैयार किया है इसका कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं इससे। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट को हमेशा ये लगता है एग्जाम के अंदर कि इस टॉपिक के अंदर कितना लिखे अपन, मतलब इस हिसाब का टॉपिक है। जैसे कुछ टॉपिक तो ऐसे होते हैं कि इसमें क्या लिखे ये अपने को समझ ही नहीं आया है, लेकिन ये टॉपिक एक ऐसा है कि इसमें ये कन्फ्यूजन रहता है कि कहाँ तक लिखे, कौन से पॉइंट यहाँ पे लिखे। जैसे मैंने इस हेडिंग से सिर्फ ये इतने पॉइंट बना रखे हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ लिख रखा होगा, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी पूरी हेडिंग भी नहीं लिखी है मैंने अभी तक। मतलब ऊपर से जो टॉपिक की जो हेडिंग होती है सिर्फ वो भी मैंने लिखी नहीं है। अपन स्टार्ट करेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया को, जिसमें सबसे पहले अपना पॉइंट रहेगा कि पुनर्योगज डीएनए होता क्या है। पुनर्योगज डीएनए, जिसको हम आरडीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए के नाम से भी जानते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए, यहां इस शब्द के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। पुनर्योगज डीएनए, डीएनए का तो अपने को पहले से ही पता है, अपने को इस शब्द का मीनिंग जानना है। पुनर्योगज, योगज का मतलब क्या है, योग से बना हुआ, पुनर का मतलब दोबारा से, मतलब यहां पे पुनर्योगज डीएनए या आरडीएनए क्या है। अपने पास में मान लो कोई एक बाहर का डीएनए है जिससे कि अपने को प्रोडक्ट तैयार करना है, जिसको हम विदेशी डीएनए भी बोल सकते हैं, या डिजायर्ड जीन युक्त डीएनए भी बोल सकते हैं, वांछित जीन युक्त डीएनए भी बोल सकते हैं। बहुत सारे इसके नाम है, जो आपको अच्छा लगे। जैसे इसको बाहरी डीएनए, विदेशी डीएनए, वांछित जीन युक्त डीएनए या डिजायर्ड जीन युक्त डीएनए। इस वांछित जीन युक्त डीएनए को हम जोड़ते हैं वेक्टर डीएनए के साथ में या वाहक डीएनए के साथ में। तो वांछित जीन युक्त डीएनए प्लस वाहक डीएनए, अब ये दोनों डीएनए आपस में जुड़ेंगे तब जाकर के अपने पास में क्या बनेगा, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अपने से मान लो पूछ ले कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, या पुनर्योगज डीएनए को परिभाषित कीजिए, तो कैसे अपन परिभाषा बना सकते हैं कि विदेशी डीएनए या बाहरी डीएनए या वांछित जीन युक्त डीएनए को वाहक डीएनए के साथ में जोड़ करके उसके फलस्वरूप जो नया डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए। अब ये जो परिभाषा अपन ने बनाई है इसको डायग्राम से अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले अपने पास में एक ये डीएनए है, वांछित जीन युक्त डीएनए बोल दो, विदेशी डीएनए बोल दो, बाहरी डीएनए बोल दो, ये डीएनए है। और ये कौन सा डीएनए है, ये वो वाला डीएनए है जिससे कि अपने को कोई ना कोई उत्पाद या प्रोडक्ट तैयार करना है। अब मान लो कि ये डीएनए कौन सा है, जैसे ये डीएनए आगे जाकर के मान लो कि इंसुलिन बनाने वाला है, तो वो वाला डीएनए अपने निकाल लिया, इसको ये डीएनए है। अब इस डीएनए को कौन से डीएनए के साथ में जोड़ेंगे, वाहक डीएनए के साथ में जोड़ेंगे, या यूं कहे प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जोड़ेंगे। अब ये जो वाहक डीएनए होता है ये कहां से मिलता है अपने को, जैसे यहां पे मैंने लिया है प्लाज्मिड डीएनए, और अपने को पता है कि प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड होते हैं बैक्टीरिया या जीवाणुओं के अंदर पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ। मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अलावा भी साइटोप्लाज्म के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। मतलब बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मिल रहा है अपने को द्विरज्जु की वर्ताकार डीएनए, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो हमने वांछित जीन युक्त डीएनए के खंडों को किसके साथ में जोड़ा है, वाहक डीएनए के साथ में जोड़ा है। अब ये कहने को तो कह दिया कि इसको जोड़ दिया, लेकिन अभी तक ये जुड़ा हुआ नहीं है। बस इतनी सी बात के ऊपर पूरा चैप्टर चलता है अपना कि इस डीएनए को इस डीएनए के साथ में जोड़ दिया। कहने को तो सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन ये सारी कहानियां बस इस एक ही पॉइंट के ऊपर चलने वाली है। अब अपन क्या करेंगे, अब इसको यहाँ की जोड़ेंगे, तो जोड़ने से पहले सबसे पहले तो कहाँ से जोड़ेंगे कि इसको पूरा का पूरा उठा करके यहाँ पे जोड़ेंगे, तो यहाँ पे भी तो जगह तो होनी चाहिए ना इसके जुड़ने के लिए। तो ये तो पूरा का पूरा पैक्ड पड़ा है, और इसका भी अभी तक अपने को ये आइडिया नहीं लगा है कि इस पूरे डीएनए के खंड में वो वाली जीन कौन सी है जो इंसुलिन बनानी है अपने को, है ना। उस इंसुलिन वाली जीन का अभी तक अपने को आइडिया नहीं लगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम या प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा बाहरी डीएनए को, इस डीएनए को भी और वाहक डीएनए को काटा जाता है।
मतलब डीएनए को काटने वाला एंजाइम हमने पीछे की क्लास में देखा था, प्रतिबंधन एंजाइम, आणविक कैंची, मोलिकुलर सीजर, रासायनिक चाकू, विदलन एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम। तो वही बात अपने यहाँ पे लिखी है कि प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा बाहरी डीएनए व वाहक डीएनए को काटा जाता है। अब एक क्वेश्चन तो यहाँ पे सिंपल सा छोटा यही बन गया कि बाहरी डीएनए व वाहक डीएनए खंडों को काटने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो अपना वही आंसर है, प्रतिबंधन एंजाइम लिख दो या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिख दो। अब इस एंजाइम से कट लगाने के बाद में ये जो डीएनए था अपना, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, बाहरी डीएनए के छोटे छोटे खंड बन गए, टुकड़े काटने के बाद में। और उसके बाद में एक डीएनए का खंड अपने को ऐसा मिला जिसके पास में हमारी इंसुलिन बनाने वाली जीन है। तो इंसुलिन बनाने वाली जीन है, उसको हमने नाम दे दिया वांछित जीन युक्त डीएनए का खंड। मतलब ये वो वाला डीएनए का खंड है जिसके पास में इंसुलिन की जीन है, आगे जाकर के वो इंसुलिन बनाने वाला है, इनके पास में इंसुलिन की जीन नहीं है। अब इस बात का पता अपन ने कैसे किया कि यही जीन अपने काम की है जो आगे इंसुलिन बना रही है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। हमने देखा था कि डीएनए के खंड है और इन डीएनए के खंडों को अलग अलग करने वाली जो टेक्निक होगी वो कौन सी होगी, अपनी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होगी। फिर उसके बाद में इस वाहक डीएनए को या प्लाज्मिड डीएनए को भी हमने यहाँ से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटा था। क्यों काटा था? क्योंकि हम अपने वांछित जीन को या डिजायर्ड जीन को यहाँ पे ऐड कर सके। तो अगला पॉइंट क्या होने वाला है, लाइगेज एंजाइम द्वारा वांछित जीन युक्त खंड को वाहक डीएनए के साथ में जोड़ा जाता है। तो यहां पे किस को जोड़ा जा रहा है, पहले तो वो बात कर रहे हैं। वांछित जीन युक्त डीएनए खंड को कहां पे जोड़ना है, अपने को इस प्लाज्मिड डीएनए के साथ में जोड़ना है। और जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है लाइगेज एंजाइम। मतलब यहां पे उठा करके इसको यहां प्लाज्मिड के साथ में ऐड करेंगे, उसके लिए अपने पास में एक एंजाइम होना चाहिए जिस एंजाइम को बोलते हैं अपन लाइगेज एंजाइम। तो दूसरा क्वेश्चन अपना ये बन गया कि डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा होता है, लाइगेज एंजाइम होता है। या क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन बना देगा, लाइगेज एंजाइम का कार्य क्या होता है। तो लाइगेज एंजाइम का कार्य होता है डीएनए के खंडों को जोड़ने का। वो कैसे भी कंफ्यूज कर सकते हैं कि वांछित जीन युक्त डीएनए खंडों को जोड़ना, वाहक डीएनए के खंडों को जोड़ना, कोई भी हो, जब बात आ जाए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जोड़ने की, ऐड करने की, तो उस टाइम पे अपना एक ही एंजाइम आता है, लाइगेज एंजाइम। अब लाइगेज एंजाइम से इस वांछित जीन युक्त डीएनए खंड को अपने यहां पे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में देख लो ये कैसा दिखाई दे रहा अपना, ये तो था अपना प्लाज्मिड डीएनए या वाहक डीएनए और ये था अपना वांछित जीन युक्त डीएनए। अब जुड़ गया। जुड़ने के बाद में पहले इनको अलग अलग बोल रहे थे, वांछित जीन युक्त डीएनए या बाहरी डीएनए या प्लाज्मिड डीएनए। अब जुड़ने के बाद में ये अपने पास में नया डीएनए बन गया है। एक दो डीएनए के जुड़ने से एक तीसरा नया डीएनए बन गया है और इस डीएनए के अंदर वही चीजें हैं, प्लाज्मिड डीएनए और वांछित जीन युक्त डीएनए। लेकिन पहले इनको अलग अलग नाम दिया जा रहा था, अब इनको दोनों मिलने के बाद में अपन क्या नाम देंगे, इसको हम बोलेंगे संकर डीएनए, इनको बोलेंगे काइमेरिक डीएनए, इसी को हम बोलेंगे आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। तो एक ही परिभाषा आपसे बोल दे कि संकर डीएनए से आप क्या समझते हो, काइमेरिक डीएनए से आप क्या समझते हो, आर डीएनए से आप क्या समझते हो, पुनर्योगज डीएनए से आप क्या समझते हो। तो एक ही परिभाषा रहने वाली है, इसके नाम सबके अलग अलग होगी, एक ही परिभाषा रहने वाली है। अब ये जो संकर या काइमेरिक या आर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है अपने पास में, ये एक ही है। और अपने को क्या चाहिए, बहुत सारे डीएनए चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट जब बनाएंगे, जैसे अपन इतनी मेहनत करके कि हमको आगे जाकर के इंसुलिन बनाना है, तो अब इंसुलिन बनाएंगे तो ये एक ही इंसुलिन थोड़ी बनानी है अपने को। जब टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ही इंसुलिन थोड़ी बनाएंगे। अब यहाँ पे जो एक डीएनए बना हुआ है, इस डीएनए को अपन इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर स्थानांतरित करेंगे। और इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्यों स्थानांतरित करेंगे, क्योंकि ये प्लाज्मिड जो डीएनए लिया था हमने, ये कहां से लिया था, इकोलाई बैक्टीरिया से लिया था। अब इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस से इकोलाई सेल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और इकोलाई सेल क्या करेगी, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की बहुत सारी फोटोकॉपियां बना करके देने वाली है अपने को। इसीलिए हम बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जैव प्रौद्योगिकी में काम में आने वाले दो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया के नाम बताओ, तो उसमें एक नंबर पे आता है इकोलाई बैक्टीरिया और दूसरा आता है अपना एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेसियंस। इकोलाई है वो जंतुओं में जीन स्थानांतरण करने का काम करेगा और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस होता है वो
पादपों के अंदर जीन स्थानांतरण करने का काम करता है। और दोनों में फर्क ये होता है कि जो इकोलाई वाला प्लाज्मिड है, ये अपन आगे मैं अलग से क्लास लूंगा, एक वेक्टर का नाम है पीबीआर 322। ये जो पीबीआर 322 है वाहक वाला, ये जो वाहक होता है ये प्राकृतिक वाहक ना होकर के ये कृत्रिम वाहक होता है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने इसको बनाया था। और जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नाम का बैक्टीरिया होता है, ये प्राकृतिक वाहक के रूप में काम करता है, इसको बाहर से नहीं बनाया गया है। अब जैसे ही इकोलाई के अंदर मैं इस अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करूंगा, तो यहां पे अपने को पता है कि इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर 20 मिनट के, इसका जो जनरेशन टाइम होता है वो 20 मिनट का होता है। हर 20 मिनट के अंदर ये डिवाइड करेगा। जैसे 20 मिनट के अंदर इसने एक इकोलाई सेल से कितनी सेल बना दी है, 2 इकोलाई सेल। तो पहले हमारा एक डीएनए था, 20 मिनट के अंदर अपने पास में 2 रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गए हैं। मान लो अगली वाले 20 मिनट के अंदर या टोटल 40 मिनट के अंदर मेरे पास में कितने इकोलाई सेल मिलेगी, यहाँ पे 4 मिलेगी, तो 4 रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके आगे वाले 20 मिनट के अंदर 4 से 8 रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब 1 घंटे के अंदर अपने पास में 8 रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गए हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन व हथियार। मतलब पुनर्योगज डीएनए तकनीक, पुनर्योगज डीएनए अपने को बनाना है तो अपने पास में लैब के अंदर कौन कौन से साधन होने चाहिए, कौन कौन से हथियार होने चाहिए, मतलब कौन कौन से टूल होने चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक होनी चाहिए। तो हमने टेक्निक्स के तो नाम देख लिए है पहले से कि एक तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक होगी, जिससे कि अपन डीएनए के खंडों को अलग अलग करेंगे। दूसरी वाली टेक्निक होगी वो कौन सी होगी, पीसीआर होगी, जिससे डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जाएगा या जीन का प्रवर्धन किया जाएगा या डीएनए की फोटोकॉपी निकालेंगे। उसके अलावा अपने पास में और क्या क्या होने चाहिए, जैसे कोई एंजाइम वगैरह है, कोई वाहक वगैरह है, वो कौन कौन से होने चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लयनकारी एंजाइम। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये बोला कि वांछित जीन युक्त डीएनए या बाहरी डीएनए है। इस वांछित जीन युक्त डीएनए या बाहरी डीएनए को अपने को कोई ना कोई कोशिका में से ही निकालना पड़ेगा। हो सकता है कि वो कोशिका जंतु कोशिका हो सकता है कि वो कोशिका पादप कोशिका हो सकता है कि वो कोशिका कवक कोशिका हो सकता है कि वो कोशिका जीवाणु कोशिका हो। जिस परपोषी जीव से अपने को डीएनए निकालना है उनके लिए अलग अलग एंजाइम होंगे। जैसे मान लो मैं निकालना चाह रहा हूं पादप कोशिका में से डीएनए, पादप कोशिका में से डीएनए निकालना है मेरे को इसके न्यूक्लियस से, तो मेरे पास में सेल्यूलेज एंजाइम होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो कि ये मेरे पास में ये पादप सेल है, पादप कोशिका है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर मेरे को यहाँ पे डीएनए मिलेगा। तो इसकी सेफ्टी के लिए ये बाहर यहाँ पे कोशिका भित्ति पाई जा रही है, तो मेरे को यहाँ तक पहुँचने के लिए इनको क्रॉस करना पड़ेगा, ये बैरियर का काम करिए कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे लयनकारी एंजाइम या अपगठनकारी जो एंजाइम होते हैं, जहाँ से अपने को डीएनए निकालना है उसके आगे जो भी बैरियर आते हैं उनका अपने को अपगठन करना पड़ेगा। तो जैसे पादप कोशिका में से मेरे को डीएनए निकालना है तो उसके लिए मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा सेल्यूलेज एंजाइम का। और मान लो मेरे को कवक की कोशिका में से निकालना हो, तो कवक की कोशिका भित्ति आपको पता ही है काइटिन की बनी होती है, तो यहाँ पे काइटिन का अपगठन करने के लिए काइटिनेज एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लो कि मुझे बैक्टीरिया की सेल से डीएनए निकालना है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, इसके लिए मेरे को इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम का, लाइसोजाइम एंजाइम का। उसके बाद में मान लो कि मेरे को किसी के अंदर सेल वॉल नहीं है, किसी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड की बनी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक बैरियर का काम करेगा। तो उस लिपिड को हटाने के लिए, लिपिड को हटाने के लिए मेरे पास में होना चाहिए लाइपेज एंजाइम। और मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन है, तो प्रोटीन को हटाने के लिए मेरे पास में होना चाहिए प्रोटीएज एंजाइम। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर आनुवंशिक पदार्थ में तो डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, अपने को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो मान लो डीएनए निकाल भी लिया, लेकिन डीएनए के साथ में थोड़ा बहुत आरएनए बच गया है, तो इसको अलग करने के लिए मेरे पास में अलग से एंजाइम होना चाहिए आरएनएज एंजाइम होना चाहिए या राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होना चाहिए। तो सबसे पहला हथियार अपने पास में होना चाहिए लयनकारी एंजाइम, कि जिस कोशिका से अपने को डीएनए निकालना है उसके लिए अपने पास में ये सारे एंजाइम होने चाहिए। उसके बाद में सेकंड एंजाइम होना चाहिए अपने पास में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का क्या काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन में इंपॉर्टेंट रहता है, डीएनए की फोटोकॉपियां बनाने के लिए। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे बोल दिया कि मैंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है,
अब इस एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मेरे को बहुत ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने हैं, मतलब डीएनए की प्रतिलिपियां बनानी है, और डीएनए की प्रतिलिपियां बनानी है तो मेरे पास में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए। तीसरा जो एंजाइम होता है वो होता है अपना लाइगेज एंजाइम। तो लाइगेज एंजाइम क्या काम करेगा, जैसे हमने यहाँ पे दो देखे हैं कि डीएनए के खंडों को काटने के लिए कौन सा एंजाइम है, प्रतिबंधन एंजाइम है। सबसे पहले अपने पास में मान लो कि डीएनए अपन ने सेल में से निकाल लिया है, निकालने के बाद में अपने को अभी तक पता नहीं है कि उसमें से कौन सा पार्ट अपने काम का, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो उसके लिए अपने पास में कौन सा एंजाइम होना चाहिए, प्रतिबंधन एंजाइम होना चाहिए। फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को वाहक डीएनए के साथ में जोड़ना भी पड़ेगा, तो जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, अपना लाइगेज एंजाइम। मतलब डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज एंजाइम, तोड़ने वाला एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम होता है। उसके बाद में अपने पास में होना चाहिए वेक्टर, वाहक। और वाहक का मतलब क्या होता है, वहन करवाना, स्थानांतरण करवाना। मान लो कि मैंने इस प्लाज्मिड डीएनए को निकाला था इकोलाई बैक्टीरिया से। क्यों निकाला था, ताकि मैं मेरी वांछित जीन को इसके साथ में ऐड कर सकूं, और मैंने तो यहाँ पे ऐड कर भी दिया है। अब ऐड करने के बाद में इसको वापस से इकोलाई के अंदर मैंने यहाँ पे छोड़ा है, तो ये अपने आप चल के तो आया नहीं है। यहाँ पे इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस से इस जीव के अंदर, परपोषी जीव के अंदर मैंने ट्रांसफर किया है। तो ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे किसी ना किसी वेक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ी है, अपने को वाहक की रिक्वायरमेंट पड़ी है। और अलग अलग डीएनए के लिए अलग अलग वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लो मेरा होस्ट या परपोषी जीव मेरा जीवाणु है, जैसे यहां पे मान लो ये परपोषी जीव है, जीवाणु है। तो जीवाणु है तो मैं जिस वाहक का इस्तेमाल करूंगा वो करूंगा PBr 322 का, जिसका मैं सेपरेट वीडियो भी बनाने वाला हूं। मान लो कि मेरे पास में परपोषी जीव पादप है, तो मैं जिस वाहक का इस्तेमाल करूंगा उस वाहक को बोलेंगे अपन यहां पे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। और मान लो कि होस्ट मेरा एनिमल है, कोई जंतु है, तो जंतु के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा रेट्रोवायरस को या पश्च विषाणु को, जो कि मेरे डिजायर्ड जीन को परपोषी के अंदर ट्रांसफर कर दे। उसके बाद में परपोषी जीव होना चाहिए अपने पास में कि हमें जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है वो कौन से जीव के अंदर डाल करके बनाना है। तो परपोषी जीव के अंदर जीवाणु हो सकता है, पादप हो सकता है, जंतु हो सकता है, कोई भी सेल यहाँ पे ले सकते हैं अपन। उसके बाद में अपना लास्ट टॉपिक रहता है इसके अंदर पुनर्योगज डीएनए तकनीक प्रक्रिया के चरण। अब बोर्ड के एग्जाम में बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो वो ये बोलते हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया के चरण होते हैं, उनके नाम लिख दो आप सीक्वेंस से, और इनकी सीक्वेंस से नाम याद रखने पड़ेंगे। या फिर वो बोलेंगे पुनर्योगज डीएनए होता क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक प्रक्रिया के प्रथम 2 चरणों को आप समझाइए, क्योंकि 500 चरण समझाएंगे तो फिर पूरा चैप्टर पूछ लिया जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं बार बार में कि पहले और दूसरे चरण की आपको थोड़ी सी लैंग्वेज, वो भी नहीं ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि पुनर्योगज डीएनए तकनीक प्रक्रिया के चरण होते कौन से हैं। सबसे पहला अपना जो काम रहता है पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए, वो रहता है डीएनए का विलगन करना या डीएनए का पृथक्करण करना, जो कि मैंने यहां पे लिखा है कि जिसके लिए लयनकारी एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लो कि अपने को डीएनए चाहिए जीवाणु कोशिका से, तो अपने पास में लाइसोजाइम एंजाइम होना चाहिए। मान लो कि अपने को डीएनए चाहिए पादप कोशिका में से, क्योंकि उससे प्रोडक्ट बनाने अपने को, तो अपने पास में सेल्यूलेज एंजाइम होना चाहिए। मान लो कि अपने को कवक कोशिका में से कोई डीएनए निकालना है, तो उसके लिए अपने पास में काइटिनेज एंजाइम होना चाहिए। तो पहला प्रोसेस तो अपना ये रहेगा डीएनए विलगन या डीएनए का पृथक्करण। और इसके अंदर अपने को किसके बारे में लिखना है, इसके अंदर अपने को अलग अलग एंजाइम के बारे में लिखना है कि कौन सी कोशिका से अपन डीएनए निकाल रहे हैं, और उनकी कोशिका भित्ति को गलाने के लिए अपने पास में जो एंजाइम होंगे वो सारे के सारे नाम लिखेंगे। दूसरा जो चरण आएगा डीएनए खंडन, और डीएनए खंडन का मतलब डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटना। अब ये तो चरण का नाम है डीएनए खंडन। अब ये इनडायरेक्ट तरीके से अपने से क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पे प्रतिबंधन एंजाइम की पूरी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम की। दूसरा, इसके पास में एक टेक्निक भी चलेगी यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। मतलब एक छोटे से चरण के अंदर अपन ये 2 पॉइंट यहाँ पे देने वाले हैं। और अपने को पता है कि प्रतिबंधन एंजाइम भी के बारे में भी लिखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नाम लिख करके नॉर्मली जो आपकी मर्जी हो,
पर्टिकुलर 3 से 4 पॉइंट प्रतिबंधन एंजाइम के नाम लिख सकते हो कि इससे अपन डीएनए के खंडों को काटने का काम कर रहे हैं, और उसके बाद में टेक्निक का नाम लिख करके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसकी परिभाषा लिख करके छोड़ सकते हैं कि इस टेक्निक के द्वारा अपन डीएनए के खंडों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये 2 चरण होंगे स्टार्टिंग वाले, इनको आपको अच्छे से याद करना है। पहले चरण के अंदर एंजाइम के नाम लिख देने हैं, दूसरे चरण के अंदर प्रतिबंधन एंजाइम का और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बारे में अपने को लिख देना है। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। अब पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, जैसे मान लो हमने डीएनए के खंडों को काट करके अलग कर लिया है, और पहले काट दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, उसके बाद में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग अलग कर लिया है। अब इन डीएनए के खंडों को अपने को वाहक डीएनए के साथ में ऐड करना पड़ेगा। वाहक डीएनए के साथ में ऐड करेंगे तो उसके लिए अपने पास में लाइगेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब इस पॉइंट के अंदर वो क्या पूछना चाहेगा अपने से, लाइगेज एंजाइम। इस लाइगेज एंजाइम की डिटेल यहां पे लिख सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर एक टेक्निक का इस्तेमाल भी अपन करने वाले हैं कि पुनर्योगज डीएनए बन गया, इस पुनर्योगज डीएनए की अपने को फोटोकॉपियां बनानी है, तो फोटोकॉपियां बनाने के लिए यहां पे अपन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पीसीआर का। अब देखो इन सारे टॉपिकों को अलग अलग भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ इस एक क्वेश्चन के अंदर ये सारे के सारे वापस से क्वेश्चन मिल गए अपने को। चौथा जो चरण रहता है पुनर्योगज डीएनए तकनीक का, पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका या जीव में स्थानांतरण, मतलब निवेशन करना है अपने को, और निवेशन करने के लिए अपने पास में होना चाहिए वाहक। मतलब इस पॉइंट के अंदर अपने को बहुत सारे वाहकों की डिटेल लिखनी पड़ेगी, जैसे कि पादप कोशिका के अंदर मैं जिस वाहक का इस्तेमाल करूंगा तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस का। जीवाणु कोशिका के अंदर मैं यदि पुनर्योगज डीएनए को प्रवेश करवाना चाह रहा हूं या जीन स्थानांतरण करवाना चाह रहा हूं तो मेरे पास में होना चाहिए पीबीआर 322, जो कि एक प्रकार का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड होता है, कृत्रिम प्लाज्मिड होता है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस कैसा होता है, प्राकृतिक। इन वाहक के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे अपन सिर्फ नाम लिख के छोड़ने वाले हैं। उसके बाद में लास्ट चरण रहता है परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक पैमाने पर संवर्धन। मान लो कि हमने एक इंसुलिन बनाने वाले जीन को लिया था, और इंसुलिन बनाने वाले जीन को हमने इकोलाई के अंदर ट्रांसफर भी कर दिया था। अब इकोलाई के अंदर अपने को ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन का प्रोडक्शन मिल जाए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परपोषी कोशिकाओं का माध्यम में व्यापक पैमाने पर संवर्धन करना पड़ेगा, बाहरी जीन उत्पाद प्राप्त करना पड़ेगा। और यहां पे इस चैप्टर का आखिरी एक टॉपिक बचता है जिसका नाम होता है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर या इसे हम बोलते हैं जैव रिएक्टर, इसका भी सेपरेट क्वेश्चन बनता है। और इतने टॉपिक बच्चे, बस बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट भी हो जाएगी अपनी। बायोरिएक्टर क्या होता है, एक बहुत बड़ा पात्र होता है। उस बड़े पात्र, जैसे बायोगैस वाला डायग्राम होता है ना, उस हिसाब का ही एक बड़ा पात्र होता है, एक बड़ा टैंक होता है। उसके अंदर अपन अपने जो जीन्स वगैरह होते हैं उनको डाल देते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं। जैसे इंसुलिन वाले जीन को अपन ने इस पात्र के अंदर डाल दिया, और डाल करके उसमें इकोलाई बैक्टीरिया छोड़ दिया। अब इकोलाई बैक्टीरिया उस जीन का आगे से आगे प्रोडक्शन करती जाएगी, और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करती जाएगी। उसी को उस प्रोडक्ट को अपन बाहर निकाल करके मार्केट के अंदर भेजने वाले हैं, जिसके लिए अपने को चाहिए बायोरिएक्टर। क्योंकि ये काम है छोटे पात्र में अपन नहीं कर सकते, लैब के अंदर छोटा पात्र हो तो उसके अंदर ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते। यदि लार्ज पैमाने के अंदर, बड़े पैमाने के अंदर अपने को इंसुलिन चाहिए तो अपन जिस पात्र का इस्तेमाल करेंगे उसको हम क्या नाम देते हैं, बायोरिएक्टर नाम देते हैं। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक के अंदर आप समझ गए होंगे कि आप जितना लिखो उतना कम पड़ जाएगा, आपको कंफ्यूज लास्ट तक मेरे को पता ये रहने वाला है कि इसमें लिखना क्या है अपने को। क्योंकि कितनी सारी, मतलब यहाँ पे अपने हेडिंग लिखी और कितनी सारी बातें, जैसे वाहक का एक पर्टिकुलर टॉपिक बन गया, परपोषी जीव का एक पर्टिकुलर टॉपिक बन गया, प्रतिबंधन एंजाइम का अलग टॉपिक है, इन सब का अलग टॉपिक होता है, सारा अलग अलग टॉपिक है। और क्वेश्चन एक ही पूछ लिया जाए पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है। पुनर्योगज, पहले चैप्टर के अंदर पुनर्योगज डीएनए बनाया कैसे, और दूसरा चैप्टर भी इसी के साथ में ही ऐड हो रखा है कि आपने बना तो लिया है, अब बना करके करोगे क्या, इसका उपयोग क्या कहां पे करोगे, तो वो अगला चैप्टर अपने को बताने वाला है। तो ये अपना पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया का सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे जो अलग क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है यहां पे वाहक का और परपोषी जीव का, वाहक और परपोषी जीव का। तो कौन कौन से वाहक का इस्तेमाल करते हैं अपन बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, कौन कौन से परपोषी जीव के लिए करते हैं, इसका वीडियो में वाहक का और परपोषी जीव का नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूं, जिसमें अपन पर्टिकुलर वाहक और परपोषी जीव के बारे में बात करने वाले हैं। आपको कोई डाउट लगे इनके अंदर कुछ भी तो आप कमेंट में पूछ सकते हो किस तरह से कैसे हो गया है ये, कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्यूरी हो आपकी, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और मैंने पहले भी बोल दिया है कि आपको जिस टॉपिक की डिमांड हो तो उस टॉपिक की डिमांड आप कमेंट के अंदर कर सकते हो, मैं वही टॉपिक आपको वापस से लेकर के आने वाला हूं इजी वे के अंदर। आपको लग रहा है कि नहीं सर ये अभी भी टफ है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब पढ़ाते हैं भाई
भाई साहब, तो एक बार के अंदर तो ऐसा ही बताया जाएगा। अब आप बताओगे कि नहीं अभी भी ये पल्ले नहीं पड़ा है, तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। फिर बोलोगे कि नहीं अभी भी नहीं समझ में आया, तो और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अपन एक तरीका नहीं होता है कि बस इसको रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं जी, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बहुत सारे सिंपल तरीके हैं। लेकिन एक बार जब वीडियो बनाते हैं तो एक बार के लिए तो ऐसे ही बताया जाएगा। डिटेल चाहिए आपको बहुत ज्यादा कि नहीं सर ये तो बच्चों वाला खेल है, ये तो अपने को समझ में आ गया है, हमको तो डिटेल से चाहिए, तो उसके लिए आपको डिटेल तक भी लेके जा सकते हैं। आप कॉलेज के लेवल का पढ़ो, आप मास्टर डिग्री के लेवल का पढ़ो, आप नेट के लेवल का, नीट का लेवल का, जितने भी लेवल है आपके पास में, आप जितना समझना चाहो सबके लिए वीडियो बना सकते हैं अपने यहाँ पे। लेकिन फिलहाल अपन बात करें हैं बोर्ड की एग्जाम के लिए कि बोर्ड की एग्जाम में अपने को सिंपल तरीके से इस हिसाब से, और इससे भी सिंपल तरीका है, आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच।